गुड इवनिंग। आज फिर हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन में हमने बताया था कि सॉल्यूशन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए दो प्रकार के इकाई दिए गए हैं, भौतिक इकाई, रासायनिक इकाई, फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में हम लोगों ने देखा था ग्राम पर लीटर एंड परसेंटेज। परसेंटेज में परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। केमिकल यूनिट में हमने चर्चा किया था मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। आज हम लोग इसी में थोड़ा एक दो क्वेश्चन सॉल्यूशन में आता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का डिटेल्ड स्टडी तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में करेंगे, लेकिन यहाँ मोलारिटी, नॉर्मलिटी से संबंधित जो कुछ बातें होंगी उसको अगर हम जानकारी ले लें तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन होता क्या है, टाइट्रेशन किसे कहते हैं। तो टाइट्रेशन के लिए हम लोग पहले लिखते हैं यहाँ कि आखिरकार टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन, टाइट्रेशन मीन्स अनुमापन। टाइट्रेशन का मतलब क्या हुआ, अनुमापन। हिंदी हुआ अनुमापन, लेकिन आप लोग जनरली टाइट्रेशन ही ध्यान में रखेंगे। देखिए टाइट्रेशन समझने के लिए जरूरत है कि जो दो सॉल्यूशन को समझिए। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होता है। तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ जैसे कि हम कहें कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ, उसका शक्ति क्या हुआ, 10 ग्राम पर लीटर। 10 ग्राम पर लीटर उसका क्या है, स्ट्रेंथ है। अगर हम कहें कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल सॉल्यूट है, इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है, 5 मोल पर लीटर। 5 मोल पर लीटर है। तो अगर आपको कोई कह दे कि 5 मोल पर लीटर इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है, इसका मतलब स्पष्ट है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल सॉल्यूट है। 5 मोल सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मालूम रहेगा तो हम उसको मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उतना ग्राम भी निकल जाएगा। तो हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपको नॉर्मलिटी पता हो, मोलारिटी पता हो, मोल फ्रैक्शन पता हो या मोलालिटी पता हो, यानी जितने भी यूनिट बताए हैं, तो जिस सॉल्यूशन का, जैसे मान लीजिए कि दो सॉल्यूशन हम लेते हैं, एक सॉल्यूशन 1 एंड एक है सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2। अब आप देखिए यहां कि सॉल्यूशन 1 एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का सपोज करते हैं कि हमको वॉल्यूम पता है। इसके वॉल्यूम को हम लोग क्या मानेंगे, V1, और इसके स्ट्रेंथ को मानेंगे S1। तो जिस सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दोनों पता है, यानी स्ट्रेंथ भी मालूम है और वॉल्यूम भी मालूम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ और वॉल्यूम, स्ट्रेंथ कहने का मतलब है नॉर्मलिटी, मोलारिटी अगर मालूम है तो हम कहेंगे उसका स्ट्रेंथ भी मालूम है और वॉल्यूम भी मालूम है। अतः ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का हमको सपोज करते हैं कि वॉल्यूम मालूम है लेकिन स्ट्रेंथ, इसका वॉल्यूम मालूम है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मालूम है। स्ट्रेंथ इसका नहीं मालूम है। तो स्ट्रेंथ जब नहीं मालूम है तो यह सॉल्यूशन का तो मालूम है, तो जिसका मालूम है उसकी सहायता से अगर हम इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालें तो उसी फेनोमेनन को हम लोग
टाइट्रेशन कहते हैं कि टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइट्रेशन कहेंगे। कि जिस सॉल्यूशन का शक्ति हमको ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात शक्ति वाले सॉल्यूशन की सहायता से हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइट्रेशन यानी अनुमापन। टाइट्रेशन यानी अनुमापन। तो आप देखिए यहाँ पर, इसको हम पहले आपको डिफाइन कर देते हैं कि किसी किसी अज्ञात शक्ति वाले घोल की शक्ति, अज्ञात शक्ति वाले घोल की शक्ति ज्ञात शक्ति वाले घोल की सहायता से करते हैं तो उसी घटना का नाम क्या है, टाइट्रेशन है। क्या है, टाइट्रेशन। किसी अज्ञात शक्ति वाले घोल की शक्ति ज्ञात शक्ति वाले घोल की सहायता से करते हैं तो उस घटना को क्या कहेंगे, टाइट्रेशन कहेंगे। मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सहायता से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइट्रेशन कहेंगे। यानी आप यह देखिए कि पहले की शक्ति क्या है, S1, वॉल्यूम क्या है, V1, दूसरे की शक्ति क्या है, S2, वॉल्यूम क्या है, V2। तो आप लॉ ऑफ टाइट्रेशन कहता है, यानी कि टाइट्रेशन के लॉ के अनुसार V1S1 इक्वल टू V2S2, V1S1 इक्वल टू V2S2। यानी कि पहले सॉल्यूशन के वॉल्यूम और स्ट्रेंथ का गुणनफल दूसरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम और स्ट्रेंथ के गुणनफल के बराबर होगा। यानी पहले सॉल्यूशन का जो आयतन होगा उसकी जो शक्ति होगी उसका गुणनफल दूसरे जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम और उसके स्ट्रेंथ के गुणनफल के बराबर होगा। अब आप देखिए यहाँ कि अगर हमको इसका वॉल्यूम पता है, स्ट्रेंथ पता है, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है तो आसानी से आप दूसरे सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। दूसरे सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम अब स्ट्रेंथ को आप नॉर्मलिटी और मोलारिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हम ये V1S1 इक्वल टू V2S2 है, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी के रूप में क्या हो जाएगा, V1M1
इक्वल टू V2M2। V1M1 इक्वल टू क्या होगा, V2M2। अब पहले के वॉल्यूम और मोलारिटी का गुणनफल दूसरे के वॉल्यूम और मोलारिटी के गुणनफल के बराबर है, तो इस स्ट्रेंथ को हम लोग अभी एक्सप्रेस कर दिए किस चीज़ में, मोलारिटी में। किस चीज़ में एक्सप्रेस कर दिए, मोलारिटी में। अब हम लोगों को इसको नॉर्मलिटी में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉर्मलिटी में कैसे करेंगे, सो देखिए, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी ये होगा V1N1 इक्वल टू V2N2। V1N1 इक्वल टू V2N2। V1N1 इक्वल टू क्या होगा, V2N2। पहले के वॉल्यूम और नॉर्मलिटी का जो गुणनफल होगा वह दूसरे के वॉल्यूम और नॉर्मलिटी के गुणनफल के बराबर होगा। तो आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि पहले का आयतन, पहले का स्ट्रेंथ का गुणनफल दूसरे का आयतन, दूसरे के स्ट्रेंथ के गुणनफल के बराबर है। तो आप इस तरह से आप टाइट्रेशन में आप सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन का, अज्ञात सॉल्यूशन का शक्ति, स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अभी तो ये 2 सॉल्यूशन था, 3 सॉल्यूशन हो जाए, 4 सॉल्यूशन हो जाए, 5 सॉल्यूशन हो जाए, यानी मिक्सचर हो जाए सॉल्यूशन का। बहुत सारे सॉल्यूशन अगर मिलेंगे तो उसका हम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। यानी मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, यानी मोर देन 2 सॉल्यूशन। तो कैसे हम करेंगे, तो हम करेंगे कि पहले का वॉल्यूम और पहले का मोलारिटी प्लस दूसरे का वॉल्यूम V2M2 प्लस V3M3 डॉट 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 VMMM, जहाँ VM क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, MM क्या है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। जहाँ VM इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर और MM इक्वल टू मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। जैसे मान लीजिए इसी में अगर हम ये कर लें तो यहाँ पर इसको आप ये भी लिख सकते थे कि V1M1 प्लस V2M2 प्लस V3M3 बाई VM, यानी कि मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू M में VM के जगह क्या क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। चूँकि तीनों वॉल्यूम को जब ऐड करेंगे तभी ना वॉल्यूम का, मिक्सचर का वॉल्यूम निकलेगा। तो आप इसको इस तरह से भी मोलारिटी मिक्सचर का कैसे निकालेंगे, तो V1M1 V2M2 प्लस V3M3 बाई VM। VM के जगह क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे वह V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी में अगर 4 रहता तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर हम कैसे निकालेंगे। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, तो फिर वही बात कि V1N1 प्लस V2N2 प्लस V3N3 इक्वल टू या प्लस डॉट 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 इक्वल टू VMMM।
यानी कि NM, नॉर्मलिटी देख रहे हैं ना। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो V1N1 प्लस V2N2 प्लस V3N3 अब बाई Vm, जहाँ Vn के जगह V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस तरह से आप नॉर्मलिटी और मोलारिटी मिक्सचर का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मलिटी और मोलारिटी अगर मिक्सचर का निकालना हो तो यह 2-3 जो साधारण सा फार्मूला टाइट्रेशन का बताए हैं, इसके हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे टाइट्रेशन बहुत टाइप के हैं, उसको डिफरेंट तरीके से हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ेंगे। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी बताया था हमने आपको कि टाइट्रेशन में स्ट्रेंथ कैसे अननोन सॉल्यूशन का निकालते हैं। तो अभी आपके सामने 3 क्वेश्चन हमने लिखा है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 250 ml 5.25 इंटू 10⁻³ m HCl। m मतलब कैपिटल M है, इसका मतलब क्या हुआ? मोलारिटी। HCl को प्राप्त करने के लिए कितने 0.015 m HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी? मतलब वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है। तो आपको दिया हुआ क्या क्या है? तो पहला तो आप समझिए कि V1 आपको दिया हुआ क्या है। V1 मतलब कि आपको निकालना ही है, सबसे पहले दिया हुआ है ये, तो इसको समझिए। और ये मोलारिटी दिया हुआ, तो इतना ml HCl प्राप्त करना है, यानी अंतिम पोजीशन है ये, और इसके सहायता से प्राप्त करना है, मतलब ये प्रारंभिक पोजीशन है। तो प्रारंभिक पोजीशन में आपको बनाना क्या है? तो पहला वॉल्यूम 1 आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और इसकी मोलारिटी आपको दी हुई है कितना? तो 0.015। कितना दिया हुआ है? 0.015। अब आप देखिए दूसरा V2 यानी दूसरा आयतन भी दिया हुआ है, कितना? 250 ml। कितना? 250 ml। और इसकी मोलारिटी भी दी हुई है, यानी M2 इक्वल टू कितना है? 5.25 इंटू 10⁻³। तो ये चारों डाटा आपको मालूम है। 3-4 डाटा चाहिए, उसमें 3 डाटा मालूम है। तो आप लॉ ऑफ टाइट्रेशन से, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टाइट्रेशन हम लोग क्या जानते हैं? V1M1 इक्वल टू V2M2। V1 इक्वल टू V1M1 इक्वल टू V2M2, यानी कि V1 निकालना है तो हम क्या करेंगे? V2M2 बाई M1। तो आप देखिए यहाँ V2 कितना है? 250 इंटू M2 कितना है? 5.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई M1 कितना है? तो 0.015। यानी यहाँ पर इसको अगर करेंगे तो 250 इंटू 5.25 इंटू 10⁻³ और इसके बदले भी हम लिख सकते हैं ऊपर में 10⁻³। तो नीचे में क्या हो जाएगा? बाई 15 यानी 15 हो जाएगा। ये से ये आपका कैंसिल हो गया, यानी सिंपली आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? 250 इंटू 5.25 बाई 15, इतना ml हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दे, आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि पहले का वॉल्यूम निकालना है, पहले का मोलैरिटी दिया हुआ है, दूसरे का वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मोलैरिटी भी दिया हुआ है, तो आसानी से इस फार्मूला में पुट कर देंगे और आपका वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। इसको ठीक से आप लोग देखिए। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना, 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिर वही बात। आप देखिए यहाँ कि क्या दिया हुआ है कि 250 ml 1.5 H2SO4 में जल मिलाकर, क्या मिलाकर, जल मिलाकर 5 लीटर तक डाइल्यूट किया गया। यानी अंतिम वॉल्यूम इसका कितना है, 5 लीटर। 5 लीटर तक किया गया है। अगर 5 लीटर जल से किया जाता तो 5 लीटर में ये भी वॉल्यूम जोड़ते, लेकिन ये कह क्या रहा है कि 5 लीटर तक ही है, मतलब फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या है, 5 लीटर है। तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, तब बहुत आसान हो गया। V1 आपको दिया हुआ है 250 ml, M1 दिया हुआ है 1.5, V2 क्या दिया हुआ है 5 लीटर यानी 5000 ml और M2 आपको निकालना है। तो फिर यहाँ आसानी से कैलकुलेट कर देंगे आप इस फार्मूला में रख के, यानी M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए V1 M1 यानी M2 इक्वल टू हो जाएगा V1 कितना है 250 ml इंटू M1 कितना है 1.5 बाई क्या आया नीचे V2 कितना है 5000 ml। यही हो जाएगा इसकी मोलैरिटी। यानी आप देख लीजिए यहाँ क्या हम करेंगे, इससे कट जाएगा कितना 2 यानी 20 हो गया, तो 1.5 बाई 20 यानी इसके बदला हम कर देंगे एक और 0, इसको काट देंगे इससे तो क्या हो जाएगा 7.5 यानी इसमें 2 जीरो और चलेगा तो 0.075 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, 500 ml M/100 HCl, 400 ml M/50 HNO3 तथा 100 ml M/100 H2SO4 को मिलाने पर मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी, मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी, इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला वॉल्यूम V1 कितना है 500 ml है, M1 कितना है तो 1/10, M/10 मतलब 1 M मोलैरिटी ही निकाला, M का मतलब मोलैरिटी, तो इसको हम लिखेंगे 1/10। क्या लिखेंगे 1/10। V2 कितना है दिया हुआ, तो V2 दिया हुआ है 400 ml और M2 कितना दिया हुआ है तो 1/50। उसी तरह से V3 कितना दिया हुआ है, तो V3 दिया हुआ है आपका 100 ml और M3 कितना है तो 1/100। अब आपको VM वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर में क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी कि कितना 500 प्लस 400 प्लस 100 यानी टोटल हो जाएगा 1000 ml और MM यानी मोलैरिटी के मिक्सचर कैलकुलेट करना है। तो इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। अब आप लॉ ऑफ टाइट्रेशन से अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ टाइट्रेशन, आप क्या जानते हैं, V1M1 प्लस V2M2 प्लस V3M3 इक्वल टू VMMM। तो आप देखिए यहाँ V1 कितना है, 500 इंटू 1/10 प्लस 400 इंटू 1/50 प्लस 100 इंटू 1/100 इक्वल टू मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है, 1000 इंटू mm। तो आप देखिए यहाँ इसको ये कट करेंगे तो 50 हो गया, इसको ये कट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, तो ये हो गया 50 प्लस 8, 58 प्लस 1, 59 इक्वल टू 1000 इंटू mm। 59 इंटू इक्वल टू 1000 इंटू mm। तो mm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 59/1000 यानी 0.059, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप मोलारिटी टाइट्रेशन का सिंपल नॉलेज आप लोग प्राप्त कर लिए। इसके आगे और भी बताएंगे, इसके आगे सॉल्यूशन में इससे काम हम लोगों का चल जाएगा, लेकिन आगे और भी बात है जो 11th में पढ़ाया भी गया है और आगे पढ़ाया भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।